नमस्कार। मन की आवाज़ चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है पिता और बहू का सच। आज सुबह जब घर के काम निपटाकर पूनम फ्री हुई तो उसने अपने पापा को फोन लगाया, लेकिन राम प्रकाश जी की आवाज़ उदासी भरी थी। पापा, सब ठीक है ना? पूनम की आवाज़ कांप गई थी। इधर उसके पापा राम प्रकाश जी का गला भर्रा गया था। मोबाइल उनके कांपते हाथों में था और आंखों में एक अजीब सी नमी तैर रही थी। बेटा, अब कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। तेरी माँ नहीं रही ना, तो अब सब बेखौफ है। कोई हिसाब किताब नहीं, किसी का डर नहीं है अब किसी को। पूनम फोन पर चुपचाप सुनती। हर बार वही पापा की शिकायतें, वही दर्द, लेकिन हर बार कुछ और टूटी हुई आवाज के साथ। पिता के मुख से ऐसी बातें सुनकर पूनम का दिल कांप उठता था। वो जानती थी कि ये शिकायतें रोटी की नहीं थी। ये शिकायतें उस सम्मान की थीं जो उसकी माँ के जाने के बाद इस घर से गायब हो गई थी। बेटा, काश मैं भी तेरी माँ के साथ ही चला जाता। अब जीने का मन नहीं करता है। तू भी अब नहीं आती है। बेटा, सिर्फ माँ मरी है तेरी, बाप अभी जिंदा है। देखना मेरा क्या हाल हो गया है। मेरी तो पूरी दुनिया ही पलट गई है। राम प्रकाश जी बाहर खाट पर बैठे थे। उनका स्वर अब रूंझ चुका था, लेकिन सब अब भी चुभने वाले थे। कुछ भी ढंग का नहीं मिलता है अब तो। बहू तो बस ऐसी ही है। राम प्रकाश जी की आंखों के किनारों से बहते आंसू अब गालों में लुढ़क चुके थे। सुबह से शाम हो जाती है बेटी, पर एक समय की भी रोटी प्यार से नहीं मिलती। फोन के उस पार पूनम चुप थी, लेकिन बाप की सिसकियों की आवाज उसकी रगों में उतरती जा रही थी। तेरी माँ नहीं रही बेटी, लेकिन मैं अब भी जी रहा हूँ। शायद सिर्फ इसलिए कि कभी तो तू आएगी। बस अब तेरा ही सहारा है। राम प्रकाश जी ने बात करते करते अपनी कमजोर आंखें बंद कर ली। उनके चेहरे पर झुर्रियों की लंबी कहानी थी। वो कहानी जिसमें बेटों की हंसी, बहू की बेरुखी और बेटे की बेपरवाही सब दर्ज थी। कमरे में जैसे सन्नाटा घिर आया था। घड़ी की टिक टिक और उनके दिल की धड़कनों की आवाज ही रह गई थी। तू तो मेरी वही पूनम है ना, जो बचपन में कहती थी, पापा मैं कभी आपको अकेला नहीं छोड़ूंगी। राम प्रकाश जी की आंखें अब दरवाजे की ओर टिक गई थी, शायद इसी आशा में कि अगली दस्तक शायद पूनम की होगी। दरअसल जानकी जी को गुजरे अभी 7 महीने ही हुए थे। घर की रसोई, आंगन, मंदिर का कोना सब अब भी उनकी याद से महकता था। उनके जाने के बाद पूनम आई थी। मुंबई से भागती भागती दिल्ली पहुंची थी वो। 15 दिन, पूरे 15 दिन रुककर घर को संभालने की कोशिश की थी उसने। पापा के आंसुओं को अपने आंचल में छुपाया था। भाभी के साथ रसोई में हाथ बटाया था। रात को पापा के बिस्तर के पास बैठकर उनका सिर सहलाया था। लेकिन फिर जिंदगी का पहिया तो चलता रहता है, रुकता कहाँ है। बच्चों के स्कूल, पति की नौकरी, अपना काम, सब कुछ वहीं मुंबई में था। दिल भारी करके वापस लौटना पड़ा था पूनम को। हाँ, रोज रोज आना मुमकिन नहीं था। मुंबई से दिल्ली कोई गली की दूरी तो नहीं थी, पर उसने दूरी को दिल पर हावी नहीं होने दिया। पूनम रोज पापा को फोन करती थी, कभी कभी दिन में 3 बार। सुबह की चाय के समय पापा से, पापा चाय पी ली, दवा ली कि नहीं, दोपहर में क्या खाया आज, भाभी ने क्या बनाया। और शाम को नेहा भाभी से बात, भाभी पापा का ख्याल रखिएगा ना, ज्यादा गुमसुम ना रहें वो, उनसे बात करते रहना। हर बात में उसकी चिंता, उसकी ममता झलकती थी, पर शायद फोन की बातें वो सुकून नहीं दे पा रही थी जो पिता के टूटते दिल को चाहिए थी। कभी कभी रिश्ते निभाए जा रहे होते हैं, पर सामने वाला उस निभाव में अकेलापन खोज रहा होता है। पूनम का दिल हर रोज बेचैन होता था। मुंबई की चकाचौंध भरी जिंदगी में उसका मन अक्सर
दिल्ली की उस शांत अकेली गली में भटक जाता था, जहां अब उसके पापा अकेले हो गए थे, जहां अब माँ की धीमी सी आवाज नहीं गूंजती थी। हर सुबह जब वो बच्चों को स्कूल भेजने की भाग दौड़ में होती, उसके मन में एक ख्याल आता, क्या पापा ने चाय पी ली होगी? फिर झट से फोन घुमा देती। पापा उठाते और हमेशा वही जवाब, हाँ हाँ पी ली, सब ठीक है। राम प्रकाश जी जवाब तो देते, लेकिन उनके जवाबों में अब वो गर्मजोशी नहीं रह गई थी जो पहले हुआ करती थी। शब्दों से ज्यादा अब खामोशी जवाब देती थी। पूनम बेचैन हो जाती थी। वो जानती थी कि फोन की आवाजें, व्हाट्सएप की तस्वीरें और वीडियो कॉल पिता के अकेलेपन का इलाज नहीं है, लेकिन वो भी तो टूटती हुई थी। माँ के जाने का दर्द उसने भी झेला था, और अब हर दिन वो अपने दो परिवारों के बीच झूल रही थी। हर रात पूनम का मन उससे सवाल करता, क्या मैं एक अच्छी बेटी हूँ? और जवाब अक्सर खामोश रह जाता। पूनम कुछ दिनों से महसूस कर रही थी कि उसके पापा अब फोन पर केवल शिकायतें ही करते। तेरी माँ थी तब तब रोटी भी वो ही बनाती थी, लेकिन तब नेहा को अपनी सास का डर था। कितने पतले मुलायम फुलके बनाती थी, गजब स्वाद होता था। और अब देखो, वो एक लंबी सांस लेते, शायद भूख से नहीं, इज्जत की भूख से ज्यादा थके हुए थे। बेटा, अब तो जैसे घास काट देती है, कहते कहते उनकी आवाज ऊंची हो जाती। मोटी रोटी बनाकर प्लेट में इस तरह पटक देती है जैसे एहसान कर रही हो मुझ पर। पूनम के मन में अनेक ख्याल आ रहे थे। वो सोच रही थी कि वो पिता जो कभी उस घर की आत्मा थे, अब एक कोने में पड़े सिर्फ दायित्व बनकर रह गए हैं। बेटा, 2 बार की जगह अब केवल 1 बार दूध देने लगी है बहू। धीरे धीरे तो शायद बंद ही करवा देगी मेरा। और बेटा, पता नहीं क्या मिलाती है दूध में, बड़ा अजीब सा स्वाद होता है दूध का। और गिलास तो इतनी बेरुखी से पटकती है, मन तो करता है कि दूध ही फेंक दूं, लेकिन क्या करूं। पूनम चुप थी। उसकी आंखें अब भीग चुकी थी। पूनम के भीतर कुछ टूट रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी भाभी नेहा इतना बदल गई है माँ के जाने के बाद। नेहा पूनम की भाभी सिर्फ एक भाभी नहीं थी, पूनम की सबसे घनिष्ठ सखी भी थी। जब पूनम मायके में रहती थी, तब दोनों की जोड़ी का पूरे मोहल्ला तारीफ करता था। नेहा का घर में आना पूनम के लिए जैसे एक सखी के लौट आने जैसा हो गया था। कभी रसोई में एक साथ हंसते हुए काम करना, कभी माँ के सामने बैठकर पुराने किस्सों को दोहराना, तो कभी एक दूसरे की आंखों में देखकर अपने सुख दुख बांटना। ये सब अब भी पूनम की यादों में ताजा था। 13 साल से ऊपर हो चुके थे नेहा को इस घर की बहू बने हुए। पूनम को आज अपने पापा के मुंह से ऐसी बातें सुनकर विश्वास नहीं हो रहा था कि ये वही नेहा है जो उसकी माँ जानकी जी की बीमारी के समय खुद को जैसे भूल ही गई थी, जो हर रोज सुबह 4 बजे उठकर माँ के लिए गर्म पानी तैयार करती थी, उनकी दवा का समय ध्यान में रखती थी, हर महीने डॉक्टर के पास ले जाना और फिर उनके पैर दबाकर देर रात तक बैठना। तो क्या ये सब नेहा ने स्वार्थ के लिए किया था? तब तो पापा यानी राम प्रकाश जी भी नेहा की प्रशंसा करते नहीं थकते थे। भाग्यशाली हूं जो ऐसी बहू मिली, वे सबके सामने गर्व से कहते थे। नेहा के हाथ की बनी खिचड़ी को जानकी जी की तबीयत की सबसे सच्ची दवा कहते थे वे। नेहा के हर त्याग में उन्होंने बेटी जैसा स्नेह देखा था। पर अब सब कुछ बदल गया था। अब तो जब पूनम रोज पापा की आवाज सुनती, तो उसमें वही स्नेह, वही भरोसा, वही अपनापन कहीं खोया हुआ लगने लगा था। क्या भाभी अब बदल गई है? वो भाभी जो कभी सबका विश्वास जीतने के लिए अपने दिल का हर कोना खोल देती थी, आज वही नेहा भाभी क्या उसी विश्वास को तोड़ चुकी है? ये प्रश्न पूनम को परेशान कर रहा था।
पूनम के दिल में गहरी बेचैनी थी, जैसे उसकी आत्मा किसी भारी बोझ से दब गई हो। पूनम सोच रही थी, क्या सच में समय ने नेहा को इस हद तक बदल दिया है? आज भाभी ने अपना असली रंग दिखा दिया। माँ के जाने के बाद रिश्तों की असलियत समझ आ गई। अब उसे समझ आ रहा था कि रिश्ते कभी भी एक जैसी धाराओं में नहीं बहते। समय के साथ सब बदलते हैं। कुछ रिश्ते मजबूत होते हैं और कुछ टूट जाते हैं। पूनम के दिल में एक तेज चुभन सी हुई, जैसे किसी ने आकर उसकी आंखों में धूल झोंक दी हो। पूनम अपने ही सवालों के घेरे में उलझ चुकी थी, क्योंकि पिता की शिकायतें खत्म ही नहीं हो रही थी। हर दिन नई शिकायत। बेटा, अब तो बहू बात बात पर मुंह बनाती है। कभी पानी तक पूछे बिना अपने कमरे में चली जाती है। देख लेना बेटा, मैं मर भी जाऊं तो उसे फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क क्या बेटा, इसने तो बहुत खुशी होना है जब मैं भी नहीं रहूंगा। पूनम कभी चुप हो जाती, कभी पिता को समझाने की कोशिश करती, पर धीरे धीरे हर रोज नेहा के बारे में एक नई शिकायत उसका मन खा जाती। आज तो तब हद हो गई जब उसके पापा ने उसको फोन पे बताया, देख ले बेटा, तेरी भाभी को कितनी बार कहा है, मेरे पैरों में दर्द है, बुरा हाल है, फिर भी रोज मुझे दूध लेने भेज देती है, खुद नहीं जा सकती जैसे। उनकी आवाज में क्षोभ से ज्यादा पीड़ा थी। अच्छा भला दूध वाला दरवाजे तक दे जाता था, लेकिन महारानी को न जाने क्या परेशानी हो रही थी। कह दिया उसे कि आगे से मत आना। मुझे घर में बैठा नहीं देख पा रही थी बहू। फिर कुछ पल चुप रहे राम प्रकाश जी, और जैसे गुस्सा अब जहर बन चुका हो, और बोल पड़े, मेरी तो पेंशन भी यही लोग ले रहे हैं, और इन्हें 24 घंटे वाला नौकर भी मिल गया है। पूनम का मन कांप उठा। वो जानती थी पापा के लिए बाहर जाना अब आसान नहीं था। घुटनों में गठिया था, कमर झुक चुकी थी, और गर्मी में उनका निकलना एक सजा जैसा होता था। बता रहा हूँ बेटा, मेरी हालत बहुत बुरी हो चुकी है इस घर में। राम प्रकाश जी की आवाज अब भर्रा रही थी। अब तुम मत आना संभालने, छोड़ दो मुझे मेरी हालत पर, मैं खुद ही देख लूंगा सबको। और एक तेरा भाई है बेटा, उसे तो कोई परवाह है ही नहीं अपने बाप की। उसका बाप सड़े या मरे उसे फर्क नहीं पड़ता। रात के 8 बजे घर आता है, 2 रोटियां खाता है और अपने कमरे में चला जाता है। उनकी आवाज में घृणा नहीं, बल्कि एक टूटा हुआ भरोसा झलक रहा था। बेटा, वो दिन भर में एक बार भी नहीं आता पूछने कि पापा कैसे हो, कुछ चाहिए। उसके पास वक्त ही कहाँ है। ऑफिस, दोस्त, मोबाइल, टीवी, सब कुछ है, बस बाप नहीं है उसकी दुनिया में। पूनम ने अपनी नमी भरी आंखें बंद कर ली। यह वही पापा थे जो कभी सबसे ज्यादा अपने बेटे राहुल पर नाज करते थे। कहते थे, मेरा बेटा बहुत मेहनती है, बहुत सीधा है, देखना एक दिन बहुत ऊंचा जाएगा। लेकिन आज वही बाप बेटे की बेरुखी से परेशान है। पापा को समझाने के बाद पूनम अपने बिस्तर पर लेट गई। छत की ओर देखकर सोचने लगी, जिसको कभी उसने बहन से भी ज्यादा प्यार दिया था, जिसके बिना मायका अधूरा लगता था, जिसके साथ मिलकर माँ की रसोई में हंसी ठिठोली होती थी, क्या वही नेहा अब बदल चुकी है? पूनम की आंखों में आंसू आ गए। ये वही पापा थे जिन्होंने बचपन में बिना कहे उसके हर ख्वाहिश पूरी की थी। सर्दी में देर रात तक दरवाजे पर खड़े रहकर उसका इंतजार करते थे। जब वह कोचिंग से लौटती थी, उसे एक बार भी कोई तकलीफ न हो, इसके लिए दिन रात मेहनत करते थे। और आज वही पिता रोटी की मोटाई, चाय में चीनी और अपने अस्तित्व के लिए भी तरस रहे हैं। उसे भाई और भाभी पर गुस्सा आ रहा था, एकदम कलेजे से उड़ती हुई तीखी नफरत। कैसे कोई अपने पिता को यूं अकेला छोड़ सकता है? माँ के जाने के बाद तो और भी जिम्मेदारी बनती थी कि पापा को सहारा दिया जाए, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा था। भाभी ने मानो सास की मृत्यु को
एक आज़ादी का अवसर समझ लिया था और भाई वो तो शायद अपनी दुनिया में ही गुम हो गया था। उसकी आंखों के सामने वो दृश्य बार बार घूम रहा था जब माँ की 13वीं पर पापा ने बड़े भावुक होकर माँ के गहने पूनम की ओर बढ़ाए थे। बेटा, ये तेरी माँ के गहने हैं, तू ही रख ले। लेकिन पूनम ने तब भावुक होकर मुस्कुराते हुए कहा था, नहीं पापा, नेहा भाभी बहू है इस घर की, उन्हीं को दीजिए। आज माँ होती तो वो भी यही करती। उसे तब गर्व हुआ था अपने इस फैसले पर। सोचा था नेहा भाभी को जिम्मेदारी का एहसास होगा, सास की निशानी की कद्र करेंगी। लेकिन अब अब वही नेहा जैसे बदल चुकी थी। पूनम के मन में बार बार एक ही सवाल उठ रहा था, क्या भाभी को सिर्फ गहनों से मतलब था? क्या उनका प्यार, उनका अपनापन सब बनावटी था? क्या उन्होंने सास की सेवा, उनका आदर बस एक दिखावा किया था, गहनों के लालच में? पूनम के मन में एक ही विचार बार बार कौंध रहा था, अब चुप नहीं बैठ सकती, कुछ न कुछ तो करना ही होगा। वह सोचने लगी, अब मुझे दिल्ली जाना ही होगा, सीधे उनके सामने बैठकर बात करनी होगी। भाई से साफ साफ पूछना होगा कि अगर तुम्हारे पास समय नहीं है, जगह नहीं है, सहन शक्ति नहीं है, तो क्या पापा को इसी हालत में छोड़ दोगे? क्या इतना भी नहीं कर सकते कि उन्हें सम्मान की जिंदगी दो? उसने मन ही मन ठान लिया, अगर भाई भाभी को पापा बोझ लग रहे हैं तो मैं उन्हें अपने साथ लाया आऊंगी। उन्होंने मुझे पढ़ाया है, लिखाया है, अब मैं उनका मान सम्मान, उनका हक मैं किसी को नहीं छीनने दूंगी। उसे अब किसी का डर नहीं था, कोई संकोच नहीं था, बस एक दृढ़ निश्चय था, अपने पिता को उस घर से, उस उपेक्षा से, उस तिरस्कार से निकाल कर एक ऐसी जगह ले जाना जहां उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपनापन मिले। राखी आने वाली थी। ये पहला त्योहार था पूनम का माँ के जाने के बाद, एक सूना उदास सा त्योहार। पर पूनम के लिए यह एक बहाना बन गया था। चलो, राखी है, इसी बहाने पापा से मिलना भी हो जाएगा और शायद भाई भाभी से खुलकर बात करने का मौका भी मिल जाएगा। सोचकर पूनम जाने की तैयारी करने लगी। उसने सिर्फ एक छोटा सा बैग तैयार किया, कुछ हल्के कपड़े, एक डिब्बा मिठाई और माँ की तस्वीर वाला लिफाफा। ससुराल से आज्ञा लेकर वो घर से निकल पड़ी। पति राहुल उसको रेलवे स्टेशन छोड़ने आए थे। उन्होंने रेलवे की साइट पर जाकर तुरंत टिकट बुक कर ली थी। मुंबई से दिल्ली, वातानुकूलित श्रेणी में, एक खिड़की वाली सीट। ट्रेन की आवाजाही से ज्यादा इस सफर में उसके मन की गति तेज थी। पूनम के पति राहुल उसको ट्रेन में बैठाकर वापस घर को लौट गए थे। पूनम खिड़की से बाहर देख रही थी, खेत, गांव, झोपड़ियां, शहर, पर भीतर उसकी आंखों में बस एक ही चेहरा था और वो चेहरा था उसके पापा का। वो सोच रही थी, कैसे माँ के जाने के बाद हालत बदल गए हैं। उसे याद आ रहा था, पहले कैसे पापा कहते थे, मेरी बहू ही मेरी बेटी है। अब कहते हैं मुझसे बदतमीजी करती है, ताना मारती है और खाना जहर सा देती है। क्या ऐसा वाकई हो गया? सवालों की कतारें लंबी होती जा रही थी और ट्रेन की पटरियों पर जैसे हर सवाल झनझना रहा था। दोस्तों, इस कहानी के अगले भाग में हम जानेंगे कि जब पूनम अचानक बिना बताए अपने मायके पहुंचती है तो क्या वो सब वैसा ही पाती है जैसा उसके पिता ने फोन पर बताया था, या फिर कुछ ऐसा भी है जो शब्दों से नहीं कहा जा सकता। क्या सचमुच नेहा लापरवाह हो चुकी है, या फिर एक ऐसी सच्चाई है जिससे अब तक सबने आंखें मूंद रखी थी? कहीं ऐसा तो नहीं कि नेहा अपने मन की तकलीफों को सहती रही, छुपाती रही और माँ के जाने के बाद वो अंदर ही अंदर बिखर गई है? या फिर पापा की बातों में छुपी कोई पुरानी टीस अब सामने आ रही है? पूनम जब उस घर में कदम रखती है तो न सिर्फ माहौल बदला हुआ लगता है, बल्कि सब लोग, एक ऐसा पल आता है
एक ऐसा दृश्य जो पूनम को भीतर तक हिला देता है। वो दृश्य क्या है? क्या नेहा सचमुच बदल गई है, या पूनम ने अभी तक जो कुछ भी सुना था वो एक अधूरी सच्चाई थी? जानने के लिए बने रहिए इस कहानी के अगले भाग में, जहां सच्चाई और भावनाओं की परतें धीरे धीरे खुलेंगी और एक ऐसा राज सामने आएगा जो पूरे रिश्तों की बुनियाद को हिला देगा। धन्यवाद दोस्तों, बने रहिए हमारी अगली कहानी में, पिता और बहू का सच। धन्यवाद दोस्तों।